नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी। अगर आज मैं आपको 10 लाख रुपए दूं और सिर्फ एक सवाल पूछूं 2026 में ये पैसा कहां इन्वेस्ट करेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आप फिक्स डिपॉजिट चुनेंगे? क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे? क्या आप गोल्ड खरीदेंगे? और या क्या आप रियल एस्टेट में पैसा लगाएंगे? या इसके अलावा आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में छोड़ देंगे? दिलचस्प बात यह, ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनने में गलती नहीं करते, बल्कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उनके लिए सही इन्वेस्टमेंट कौन सा है। इसी वजह से दो लोग एक ही प्रोडक्ट में पैसा लगाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अपने फाइनेंशियल गोल हासिल कर लेता है और दूसरा कई साल बाद भी निराश रहता है। तो अगर आप भी YouTube या Google पर सर्च कर रहे हैं वेयर टू इन्वेस्ट मनी इन 2026, या फिर आप सर्च कर रहे हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन 2026, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको कोई एक प्रोडक्ट खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप खुद तय कर पाएंगे कि 2026 में आपके लिए पैसा कहां इन्वेस्ट करना सबसे सही रहेगा। इस वीडियो में हम समझेंगे सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है, 2026 में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस उपलब्ध हैं, किस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क हो सकता है, किसका उद्देश्य क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किस व्यक्ति को कौन सा इन्वेस्टमेंट चुनना चाहिए। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक आसान इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट भी दूंगा, जिसे देखकर आप खुद अपना डिसीजन ले सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एक गलत इन्वेस्टमेंट आपका सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि कई सालों का समय भी खराब कर सकता है। अब सबसे पहला सवाल, क्या केवल पैसा बचाना ही फाइनेंशियल प्लानिंग है? बहुत से लोग सोचते हैं मैं हर महीने कुछ पैसे बैंक अकाउंट में रख देता हूं, यही काफी है। कुछ लोग कहते हैं एफडी कर दी, बस अब चिंता खत्म, अब कोई टेंशन नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं मैंने तो गोल्ड खरीद लिया है, बस इन्वेस्टमेंट हो गया, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। अगर आपका पैसा बढ़ नहीं रहा तो क्या वह आपके भविष्य की जरूरतों को पूरा कर पाएगा? यही हमें समझना होगा। सेविंग और इन्वेस्टिंग में अंतर। सेविंग का उद्देश्य होता है पैसे को सुरक्षित रखना, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके, जबकि इन्वेस्टिंग का उद्देश्य होता है समय के साथ अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश करना, ताकि भविष्य के फाइनेंशियल गोल्स पूरे किए जा सके। अब एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सेविंग का मतलब आपने अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पर आपको अगर जरूरत पड़ती है इमरजेंसी फंड की, तो आप वहां से पैसा निकाल सके, जैसे आपका बैंक अकाउंट। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि अगर तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया और डॉक्टर बोलता है कि अभी 50,000 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे, तो आप गोल्ड में से तो पैसा नहीं निकाल सकते हैं, ना ही आप एफडी तोड़ सकते हैं तुरंत। तो आपके पास अगर सेविंग अकाउंट में पैसा है तो आप उस पैसे को समय के अनुसार जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग होता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि 2026 में इन्वेस्टमेंट करना पहले से ज्यादा जरूरी क्यों हो गया है? क्योंकि समय बदल रहा है, जरूरतें बदल रही है, जीवन शैली बदल रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, महंगाई लगातार हमारी परचेजिंग पावर को प्रभावित करती है। आज जिस राशि से आप कुछ खरीद सकते हैं, हो सकता है कुछ वर्षों बाद उसी राशि से उतनी चीजें न खरीद पाएं। आज आप 100 रुपए में अगर कोई सामान लेकर आते हैं तो 10 साल के बाद वो 100 रुपए में नहीं आएगा। इसलिए केवल पैसा बचाना काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से मैनेज करना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपना गोल तय ही नहीं करते। कोई कहता है मुझे अच्छा रिटर्न चाहिए, कोई कहता है रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए, और कोई कहता है मुझे तो सिर्फ टैक्स बचाना है, टैक्स सेविंग के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, और कोई कहता है मंथली इनकम मुझे चाहिए। लेकिन क्या एक ही इन्वेस्टमेंट इन सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हर इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग प्लान बनाए गए, हर इन्वेस्टमेंट का अपना अलग उद्देश्य होता है, और यही बात एक सफल इन्वेस्टर को बाकी लोगों से अलग बनाती है। तो इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपने आप से ये 5 सवाल जरूर पूछिए। मैं यह पैसा किस उद्देश्य से इन्वेस्ट कर रहा हूँ? मुझे यह पैसा कब चाहिए? क्या मैं थोड़े उतार चढ़ाव को सहन कर सकता हूँ? अगर मार्केट नीचे हो जाए तो क्या मुझे घबराना चाहिए? क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड पहले से मौजूद है? अगर इन 5 सवालों के जवाब आपके पास हैं तो सही इन्वेस्टमेंट चुनना काफी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो लाखों लोग हर साल करते हैं। लोग पहले इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और बाद में सोचते हैं कि गोल क्या था। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका गोल है क्या, जबकि सही तरीका बिल्कुल इससे उल्टा है। पहले गोल तय होता है, फिर स्ट्रेटजी बनती है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट चुना जाता है। मान लीजिए आपको 2 साल बाद कार खरीदनी है, क्या वही इन्वेस्टमेंट सही होगा?
जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए चुना जाता है? बिल्कुल नहीं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अलग इन्वेस्टमेंट होता है और आपको अगर कार खरीदनी है उसके लिए आपको अलग इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको 5 महीने बाद घर की डाउन पेमेंट करनी है तो क्या आप वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे जो 20 साल बाद बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए अपनाई जाती है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा गोल बेस्ड होना चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं। अब अगला सवाल आता है, अगर इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस उपलब्ध हैं तो आखिर किसे चुने? क्या एफडी को चुने, म्यूचुअल फंड को चुने, गोल्ड को चुने, पीपीएफ को चुने, एनपीएस को चुने, या फिर लाइफ इंश्योरेंस या रियल एस्टेट को चुने, या फिर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमें खरीदने चाहिए, या कुछ और ऑप्शन आपके पास है? क्या इनमें से कोई एक सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? अब सबसे बड़ा सवाल आता है, 2026 में आखिर पैसा कहां इन्वेस्ट करें? यूट्यूब पर, गूगल पर और सोशल मीडिया पर हर कोई किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट को सबसे बेस्ट बता रहा है। कोई कहता है म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है, कोई कहता है गोल्ड ही भविष्य है, और कोई कहता है रियल एस्टेट सबसे सुरक्षित है, और कोई कहता है एफडी से बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं जो हर व्यक्ति के लिए बेस्ट हो। बेस्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा आपकी जरूरत, आपके गोल, आपकी रिस्क कैपेसिटी और आपके इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन पर निर्भर करता है। इसलिए अब हम एक एक करके समझेंगे 2026 के प्रमुख इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है सेविंग अकाउंट। अगर आपका पैसा अगले कुछ दिनों या कुछ महीनों में काम आने वाला है तो सेविंग अकाउंट उपयोगी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा लिक्विडिटी है, यानी जब भी आपको जरूरत पड़े तब आप पैसा निकाल सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका उद्देश्य लंबे समय तक वेल्थ क्रिएट करना है तो केवल सेविंग अकाउंट पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी आज भी भारत में सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से एक है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों को स्थिरता पसंद है, उन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव से बचना है, वो मार्केट के उतार चढ़ाव में नहीं घुसना चाहते। लेकिन एफडी चुनने से पहले अपने गोल को जरूर देखिए। क्या आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहिए? क्योंकि दोनों का जवाब अलग अलग हो सकता है। अब तीसरा ऑप्शन है गोल्ड। भारत में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन एक सवाल, क्या फिजिकल गोल्ड ही गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एकमात्र तरीका है? आज कई तरीके उपलब्ध हैं, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ। हर विकल्प की अपनी विशेषताएं हैं। गोल्ड पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ गोल्ड पर आधारित होना हर व्यक्ति के लिए सही निर्णय नहीं होता। अब बात करते हैं चौथे ऑप्शन की, म्यूचुअल फंड। अगर आपने पिछले कुछ वर्षों में इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा होगा तो म्यूचुअल फंड का नाम आपने जरूर सुना होगा। लेकिन यहाँ भी सबसे बड़ी गलती होती है, लोग बिना समझे किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। याद रखिए, हर म्यूचुअल फंड एक जैसा नहीं होता। कुछ लॉन्ग टर्म गोल के लिए हो सकते हैं, कुछ अपेक्षाकृत कम उतार चढ़ाव वाले हो सकते हैं, कुछ ग्रोथ पर केंद्रित होते हैं, कुछ इनकम पर। इसीलिए पहले फंड मत चुनिए, पहले गोल चुनिए। और पांचवा ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। अगर आपका गोल लंबे समय की फाइनेंशियल प्लानिंग है तो पीपीएफ भी एक महत्वपूर्ण विकल्प माना जाता है। और छठा ऑप्शन है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। अगर आपका फोकस रिटायरमेंट प्लानिंग है तो एनपीएस को समझना भी जरूरी है। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग और वेल्थ क्रिएशन दो अलग अलग गोल हो सकते हैं, इसलिए गोल स्पष्ट होना चाहिए। और सातवां ऑप्शन है दोस्तों रियल एस्टेट। बहुत लोग कहते हैं जमीन कभी धोखा नहीं देती, कुछ लोग कहते हैं प्रॉपर्टी ही सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन रियल एस्टेट चुनने से पहले कुछ सवाल खुद से पूछिए। क्या आपके पास पर्याप्त कैपिटल है? क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको लमसम इकट्ठा पैसा देना होता है। लेकिन अगर कोई आप इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी और इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर आप मंथली यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट तरीके से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या आपको तुरंत लिक्विडिटी की जरूरत पड़ सकती है प्रॉपर्टी में? क्या आप लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं? हर एसेट क्लास की तरह रियल एस्टेट की भी अपनी खूबियां होती हैं और अपनी सीमाएं होती हैं। अब बात करते हैं आठवें ऑप्शन की यानी कि लाइफ इंश्योरेंस। अब यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट समझिए, लाइफ इंश्योरेंस का पहला उद्देश्य इन्वेस्टमेंट नहीं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। अगर परिवार आपकी इनकम पर निर्भर है तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की प्लानिंग भी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होती है। इसलिए प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों की भूमिका अलग अलग होती है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपके पास अचानक 10 लाख आ जाएं तो क्या पूरा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट कर देना चाहिए? बहुत से लोग यही गलती करते हैं, वे पूरा पैसा एक ही प्रोडक्ट में लगा देते हैं। लेकिन समझदारी ये है कि पहले अपना गोल तय करें, इमरजेंसी फंड रखें, अगर कोई बड़ा खर्च आने वाला है तो उसकी प्लानिंग अलग रखें, और उसके बाद अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाइए। अब बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो आज सोशल मीडिया की वजह से तेजी से बढ़ रही है।
कई लोग किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखकर या किसी दोस्त की सलाह पर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सही है वो जरूरी नहीं कि आपके लिए भी सही हो। इसलिए दूसरों का पोर्टफोलियो कॉपी पेस्ट मत कीजिए, अपना फाइनेंशियल प्लान बनाइए। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी हाई रिटर्न के लालच में ऐसा निर्णय मत लीजिए जिसका रिस्क आप समझते ही नहीं है। हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझदारी, रिसर्च और अपने फाइनेंशियल गोल के आधार पर होना चाहिए। याद रखिए, वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, वेल्थ छोटे छोटे सही डिसीजन से बनती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो 2026 में सही इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही भरोसेमंद एजुकेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मैं हूं अमित त्यागी, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, समझदारी से निर्णय लीजिए और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।